हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका है चैप्टर 3 नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्कोप ऑफ नर्सिंग। हम देखते हैं कि नर्सिंग में क्या क्या स्कोप है आपकी। तो सबसे पहले आता है नर्सिंग में, आपको पता होगा स्टाफ नर्स बनते हैं, ठीक है। तो स्टाफ नर्स प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर टू वन पेशेंट और अ ग्रुप ऑफ पेशेंट, असिस्ट वार्ड मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। ठीक है, नर्सेज का क्या क्या काम होता है? नर्सेज का काम होता है पेशेंट का केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, या तो एक पेशेंट का या फिर ग्रुप ऑफ पेशेंट का। साथ ही साथ क्या होता है, वार्ड का मैनेजमेंट करना और सुपरविजन करना, जिस वार्ड में जितने पेशेंट है एडमिट है उसका मैनेजमेंट करना और देख रेख करना, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जैसे जब भी आपका न्यू वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट, वार्ड सिस्टर और नर्सिंग सुपरवाइजर, ठीक है। तो वार्ड सिस्टर, सी इज अ रिस्पॉन्सिबल टू द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट टू द नर्सिंग केयर मैनेजमेंट ऑफ वार्ड और यूनिट, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वार्ड सिस्टर और नर्सिंग सुपरवाइजर, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट टू द नर्सिंग केयर मैनेजमेंट और वार्ड और यूनिट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेक फुल चेंजेस ऑफ द वार्ड, ठीक है। वार्ड को वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकती है। असाइन पर्सनल वर्किंग इन द वार्ड, वार्ड में वो एक्स्ट्रा स्टाफ जो सुपरवाइज़र है, अगर वहाँ लग रहा है कि पेशेंट ज़्यादा है और एक्स्ट्रा स्टाफ नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा नर्सिंग स्टाफ भी वो ऐड कर सकती है, ओके। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। C is responsible to the nursing superintendent and deeply nursing superintendent for the nursing care and management of more than one ward और यूनिट, ठीक है। जो सुपरवाइज़र वाले जो सुपरवाइज़र डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरवाइज़र सुपरिटेंडेंट होते हैं, ठीक है। इन लोग जो होते हैं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, एक नर्सिंग केयर और एक मैनेजमेंट को वो बहुत अच्छे से वार्ड और यूनिट में संभाल पाए। ये लोग क्या करते हैं, देख रेख का काम करते हैं। जो सुपरिटेंडेंट सुपरवाइज़र जो होते हैं ना, वो देखते हैं कि वार्ड में बहुत अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने स्टाफ आए हैं, कितने स्टाफ छुट्टी पे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूरे मैनेजमेंट ये लोग देखते हैं। कौन? सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ओके। ये हो गया स्कोप ऑफ नर्सिंग। इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे कि स्कोप ऑफ नर्सिंग में क्या क्या है। और तो सबसे पहले आएगा स्कोप ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। इंडिया में स्कोप ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के क्या क्या स्कोप है। तो सबसे पहले पोजीशन, क्वालिफिकेशन और रोल्स के हिसाब से देखते हैं। तो पहला इंडिपेंडेंट नर्सेस प्रैक्टिशनर। जो इंडिपेंडेंट नर्सेस प्रैक्टिशनर, जैसे 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लिए और उसके बाद आप वो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कोर्स कर रहे हैं, तो पोस्ट डॉक्टरल डिग्री इन नर्सिंग, ठीक है, जिसमें आएगा आपका नर्सिंग रिसर्चर, मतलब इन्वेस्टिगेट नर्सिंग प्रॉब्लम टू इम्प्रूव केयर एंड एक्सपांड द स्कोप ऑफ नर्सिंग, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट नर्सिस प्रैक्टिशनर मतलब पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री इन नर्सिंग, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप पीएचडी कर लिए हैं, बीएससी नर्सिंग कर लिए, एमएससी नर्सिंग कर लिए, पीएचडी कर लिए, ठीक है, अब आप उसके बाद रिसर्चर के रूप में जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर नर्सिंग प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर सकते, कैसे इम्प्रूव करना है, उनका केयर को कैसे इम्प्रूव करना है, या नर्सिंग के स्कोप को बढ़ाना कैसे, एक्सपांड कैसे करना है, तो उसके लिए आपको पीएचडी डॉक्टर, पीएचडी इन नर्सिंग आपको डिग्री चाहिए। नेक्स्ट, डीन नर्सिंग डायरेक्टर। अब नर्सिंग डायरेक्टर कैसे बनना है, ठीक है, मतलब डीन कैसे बनना है। पीएससी नर्सिंग 5 साल, आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 5 साल काम करना है, और एमफिल इन नर्सिंग 2 ईयर का, ठीक है। और जैसे एमएससी ना करके आपको एमफिल करना होगा, ठीक है। एमफिल करोगे 2 साल का, तो उसमें आप नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हो, एजुकेशन फील्ड में भी और हॉस्पिटल सर्विस में भी, ओके। जैसे अगर आपको नर्सिंग डायरेक्टर बनना है तो हॉस्पिटल तरफ में। नेक्स्ट, रीडर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। अगर आपको वही है, मतलब टीचर होता है ये, रीडर या टीचर बोल सकते हैं। इसके लिए आपको एमएससी नर्सिंग चाहिए 2 ईयर का, और इसमें आप नर्सेस एजुकेटर बन सकते हो, ठीक है। वर्क इन स्कूल, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट नर्सेस। ओवरऑल यही है कि अगर आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको एजुकेशन फील्ड में जाना होगा, मतलब कॉलेज में पढ़ाना होगा, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट,
डिप्लोमा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, क्रिटिकल केयर नर्सेस प्रैक्टिशनर एंड कार्डियोथोरेकिक नर्सिंग। अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं करनी है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको ये पोजीशन चाहिए तो उसके लिए आएगा आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपका। उसके बाद जैसे अगर आपने जीएनएम किया है तो पोस्ट बेसिक कर लो, या तो बीएससी नर्सिंग किए हैं तो हो जाएगा। देन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है, 3 ईयर का। समझ गए आप मतलब क्या बोल रहा है। ओवरऑल अगर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए प्रोग्राम, क्रिटिकल नर्सेस प्रैक्टिशनर या फिर कार्डियोथेरेकिक नर्सिंग, ये सब चाहिए तो आपके पास क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। और अगर आप जीएनएम किए हैं तो पोस्ट बेसिक करेंगे आप 2 साल का। उसके बाद इसमें आएगा आपका काम क्लिनिकल नर्सेस स्पेशलिटीज़। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं क्लिनिकल नर्सेस स्पेशलिटीज़ में, पेशेंट का केयर कर सकते हैं, क्लिनिकल एजुकेटर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका नर्सेस प्रैक्टिशनर, ठीक है, या फिर नर्सेस मिडवाइफ या फिर नर्सेस एनेस्थेटिक, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट ऑक्सिलरी नर्सेस मिडवाइफ 2 ईयर, ठीक है, इसमें आएगा आपका नाइट सेकेंडरी स्टूडेंट या फिर होम विजिटर। वो जो होते हैं ना, जो नर्सिंग होम में वो सिखाते हैं, ठीक है, जैसे 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको ऐसा मेडिकल का प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो उन लोग जो होते हैं वो होता है जैसे एएनएम का होता था मेनली पहले जो कोर्स होता था, तो उसमें आप बनते हैं जिसमें आप होम विजिटर बन सकते हैं। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी मतलब वही है, आपका एएनएम का कोर्स है जिसमें आपके 12th के बाद में बच्चों को 2 ईयर का ट्रेनिंग देते हैं नर्सिंग होम में या फिर किसी हॉस्पिटल्स में। फिर वो होम विजिटर जाके कम्युनिटी एरिया में केयर प्रोवाइड करते हैं। देन आता है फ्लो चार्ट पर्सनल इन नर्सिंग सर्विस, ठीक है। पर्सनल मतलब होता है आपके एम्प्लॉयज़ या वर्कर। तो इसका फ्लो चार्ट हम देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नर्सिंग सर्विस में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। लाइक वैसा तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरवाइज़र, ठीक है। कितने कितने हैं, अगर आप देखते हैं कि नर्सिंग सर्विस में कितने एम्प्लॉय हमको चाहिए, तो एक हम लोग को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट चाहिए, दूसरा डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 1 चाहिए, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हमको 8 चाहिए, और नर्सिंग सुपरवाइजर 10। देन नर्सिंग सिस्टर एंड वार्ड सिस्टर हम लोग को 62 चाहिए, ठीक है। जैसे नर्सेस आएगा 652 एंड एएनएम 48, इतने हमको चाहिए एक नर्सेस सर्विस प्रोवाइड करने की। ओके, देन आता है नेक्स्ट आपका कैटेगरीज में हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो डिपार्टमेंट इंचार्ज होते हैं, ठीक है, मतलब नर्सिंग प्रोफेशन में कौन कौन से, मतलब आप नर्स हो तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, आपके कौन कौन से कैटेगरी हो सकते हैं आपके फील्ड के। तो क्या क्या कैटेगरी है, डिपार्टमेंट इंचार्ज है, हेड नर्स है, ठीक है, चार्ज नर्स है, ठीक है, जो चार्ज देते हैं ना, जैसे वैक्सीनेशन इंचार्ज हो गए या फिर किसी वार्ड के इंचार्ज हो गए, उस टाइप का। देन आता है आपका ऑक्सिलरी नर्सेस मिडवाइफरी जो होम विजिट करती है, और नर्सिंग एड्स, ठीक है, जो आपके वो सब रखे रहते हैं, मेडिसिन या फिर इक्विपमेंट्स, वो सबको ध्यान देना। देन आता है आपका नर्सिंग डायरेक्टर्स। नर्सिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ द एम एंड द ऑब्जेक्टिव पॉलिसी ऑफ द न्यू नर्सिंग सर्विस, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला है कि उसका मेन एम क्या रहेगा कि पॉलिसीज़ और न्यू नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो, ठीक है, हमेशा कुछ न्यू पॉलिसी लॉन्च करेंगे। फिर प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ द नर्सिंग केयर, कि नर्सिंग केयर कैसे करना है उसका प्लानिंग करेगी वो नर्सिंग डायरेक्टर, और उसको क्या करेगी, डायरेक्टेड करेगी, मतलब डायरेक्ट बताएगी भी उनको कि डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कैसे करना है नर्सिंग केयर। फिर मेंटेनिंग द सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स मेडिसिन जितने भी चीज़ें हैं वो हॉस्पिटल में प्रॉपर सप्लाई हो रही है कि नहीं, वार्ड में कौन सी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, कौन सा इक्विपमेंट चल रहा है नहीं चल रहा, वो सबको सुपरवाइज करना। बजटिंग देखना, एक्सपेंडिचर देखना, कितना खर्चा आ रहा है हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ें मैनेज करना, और कीपिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, और पेशेंट का रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को साथ में रखना। नेक्स्ट है आपका चीफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर ऑल द स्टाफ नर्सेज इन हॉस्पिटल
सी डज प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सुपरविजन, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग ऑफ हायर मेडिकल ऑफिसर एंड डेलीगेटिंग द वार्ड शेड्यूल ऑफ द अदर नर्सेस। चीफ नर्सिंग ऑफिसर का क्या क्या काम रहता है कि वो हॉस्पिटल में सारा चीज़ करेगी, प्लानिंग रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, सुपरविजन रहेगा, देख रेख रहेगा, कंट्रोलिंग भी रहेगा, रिपोर्ट करना है हायर मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स को रिपोर्टिंग भी देगी, ठीक है, डेलीगेटिंग भी रहेगी, शेड्यूल भी प्रॉपर नर्सेस का मेंटेन करेगी। ये सब चीफ नर्सिंग ऑफिसर का काम होता है। नेक्स्ट है हेड नर्स। हेड नर्स का प्लान क्या रहता है, ड्यूटी प्लान करती है, वो ड्यूटी रोस्टर बनाती है स्पेसिफिक वार्ड का, ठीक है, पीएससी एलोकेट वार्ड इंचार्ज टू स्पेसिफिक वार्ड। जैसे कि मान लो जनरल वार्ड में कोई पेशेंट उसको कोई नर्स काम कर रही है, ठीक है, उसको अगर हम लोगों को स्पेशल आईसीयू में शिफ्ट करना है तो उसके लिए उस जगह में कोई दूसरी नर्स को लगाना पड़ेगा, तो इस टाइप का सारा काम वो करती है, हेड नर्स जो होती है, ठीक है। ड्यूटी रोस्टर बनाएगी, इस पे कौन सी नर्स कहाँ काम करेगी, कौन सी नर्स को कहाँ भेजना है, वो सारी चीज़ें वो मैनेज करती है, और कौन सी नर्स छुट्टी पे है तो उसकी जगह कोई और नर्स आएगी, ऐसा। नेक्स्ट है आपका वार्ड इंचार्ज। वार्ड इंचार्ज रिपोर्ट टू द हेड नर्स फॉर द माई इशूज़, ठीक है। वार्ड इंचार्ज का क्या काम रहता है, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी कुछ कंसर्न है, वो सारी चीज़ों को वो हेड इंचार्ज को या वार्ड इंचार्ज को वो क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी। वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारे नोट्स आप लिख लीजिएगा, ओके। कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।